अध्याय 1 बातचीत। लेखक बालकृष्ण भट्ट। विधा निबंध। विस्तृत समरी। प्रस्तुत निबंध बातचीत आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने बातचीत की कला और उसके महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक निबंध के प्रारंभ में कहते हैं कि वाक्शक्ति मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है। यदि मनुष्य में ये शक्ति ना होती तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज-पुंज अवस्था में किसी कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे वाक्शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कुछ कह सुन ना सकते। वाक्शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच और बातचीत भी हैं। इनमें से बातचीत का ढंग स्पीच से निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता कि वो बड़े अंदाज से लोगों की वाहवाही लूटे। साधारण बातचीत का ढंग घरेलू होता है और इसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को सहजता से प्रकट करता है। लेखक के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। एक विद्वान बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। ये बहुत ही उचित जान पड़ता है। लेखक आगे बातचीत करने की सीमा पर चर्चा करते हैं। एक अन्य विद्वान एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो आदमियों में हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर चली जाती है। तीसरे व्यक्ति के आते ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास सटाकर रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। उसी प्रकार दो आदमियों की बातचीत में भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जब तीन व्यक्ति होते हैं तो मन की बातें खुलकर नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ छिपाव रखा जाता है। चार आदमियों के बीच की बातचीत केवल राम रमावल कहलाती है। चार से अधिक की बातचीत तो मानो राम रमावल ही होती है। लेखक यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, की प्रशंसा करते हैं। वहां की सहृदय गोष्ठी में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि सुनने वालों को अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है। इस कला का पूर्ण आनंद काव्य कला और प्रवीण विद्वान मंडली में मिलता है। ऐसी बातचीत की तारीफ ये है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वरन बड़ी ही सरलता और आत्मीयता से बातें होती हैं। इस प्रकार का वार्तालाप मनुष्य की जिंदगी को मजेदार बनाने का एक अहम तरीका है। ये हमारे अंदर जमा हुए मवाद या गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है, जिससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत एक प्रकार की मरहम का काम करती है, जो दुख और क्लेश को कम करती है। बातचीत के अनेक भेद होते हैं। लेखक दो बुढ़ों की बातचीत का उदाहरण देते हैं, जो अक्सर जमाने की शिकायत करते हैं या अपनी बहू बेटियों का गिला शिकवा करते हैं। इसी तरह दो सहेलियों की बातचीत का जायका भी निराला होता है, जिसका रस वे ही समझ सकती हैं। लेखक के अनुसार दो लड़कों की बातचीत या तो अपनी पढ़ाई या अपने गुरु की प्रशंसा या अवगुण से संबंधित होती है, या फिर अपने साथियों में किसी के स्वभाव पर होती है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने पढ़ने वालों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। अंत में लेखक बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप को मानते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बात कर सकें। आत्मवार्तालाप से ही हम क्रोध जैसी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक कहते हैं कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर अपने मन के भावों को अपने आप से ही व्यक्त करना सीखने से हम अनेक प्रकार के दोषों से बच सकते हैं। यही बातचीत का उत्तम ढंग है, जिससे व्यक्ति अपने लिए एक नवीन संसार की रचना कर सकता है और परम आनंद की स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए लेखक का मानना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को एकाग्र कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। मुख्य बिंदु। 1. ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों में वाक्शक्ति एक अनमोल वरदान है। 2. अगर हम में वाक्शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। 3. बातचीत के माध्यम से मनुष्य अपने सुख दुख और भावनाओं को व्यक्त करता है। 4. जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। 5. बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार हो पाता है। 6. एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। 7. जब दो लोग बात करते हैं तो वे एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। 8.
तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में बातचीत की धारा और स्वरूप बदल जाता है। 9. चार व्यक्तियों के बीच की बातचीत केवल राम रमव्वल कहलाती है। 10. चार से अधिक की बातचीत भी अनौपचारिक और उद्देश्यहीन होती है। 11. यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। 12. आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ऐसी चतुराई होती है जो सुनने में आनंददायक होती है। 13. हिंदी में इस कला को सुहृद गोष्ठी कहा जा सकता है। 14. बातचीत मन में जमे मवाद और गंदगी को बाहर निकालने का एक जरिया है। 15. बातचीत करने से चित्त हल्का, स्वच्छ और आनंदित हो जाता है। 16. बातचीत के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे दो बुढ़ों या दो सहेलियों की बातचीत। 17. हर प्रकार की बातचीत का अपना अलग आनंद और स्वरूप होता है। 18. बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। 19. मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह स्वयं से बात कर सके। 20. आत्मवार्तालाप के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है और परम आनंद प्राप्त होता है। परिभाषाएं। 1. वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। 2. स्पीच, वक्तृता, जिसमें वक्ता श्रोताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोलता है। 3. बातचीत, दो या अधिक लोगों के बीच होने वाला साधारण वार्तालाप जिसमें घरेलू ढंग से विचारों का आदान प्रदान होता है। 4. आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की एक कला जिसमें अत्यंत सुखद और चतुराईपूर्ण प्रसंग छोड़े जाते हैं। 5. सहृदय गोष्ठी, यूरोप में प्रचलित एक प्रकार की सभा जहां लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का आनंद उठाते हैं। 6. राम रमव्वल, 4 या उससे अधिक लोगों के बीच की अनौपचारिक और बेमतलब की बातचीत। 7. आत्मवार्तालाप, स्वयं से बातचीत करना, जिसे लेखक ने बातचीत का सबसे उत्तम तरीका माना है।